वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये काफी इजी चैप्टर है एंड हाफ ईयरली में काफी वेटेज रखेगा आपके लिए एंड बोर्ड में भी काफी जरूरी चैप्टर है, तो कृपया करके ध्यान से पढ़िएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास ये टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर 7 टॉपिक है। कितने? 7। पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर, थर्ड है फॉरेन ट्रेड, चौथा है डेमोग्राफिक कंडीशन, पांचवा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, छठा है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड सेवंथ है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 7 टॉपिक खत्म करते ही आपका जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो टॉपिक दिख रहा होगा आपको, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। इस टॉपिक में क्या है, वैसे तो देखो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर कुछ अच्छा काम किया नहीं, बट इन्होंने अपने लिए कुछ अच्छा काम किया था जो कि हमारे लिए अच्छा हो गया। तो अब हम जानेंगे इस टॉपिक में कि वो कौन कौन से काम थे जो अच्छा हो गया हमारे लिए। डन। चलिए, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला काम, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। इन अंग्रेजों ने हमारी इकोनॉमी को बार्टर सिस्टम से किस पे शिफ्ट किया था? मॉनेटरी सिस्टम पे। पहले आपको पता होगा हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम चल रहा था। बार्टर सिस्टम जानते हैं आप क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है सामान के बदले सामान, लेकिन इन अंग्रेजों ने हमारे बार्टर सिस्टम को किसमें शिफ्ट किया? मॉनेटरी सिस्टम, यानी कि हमें पैसे का यूज करना सिखाया। सेकंड है बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या है जी? बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि आपको पता होगा रोड्स, रेलवे इन्होंने डेवलप करी, हमारे लिए डेवलप नहीं करी, करी थी अपने लिए, बट फायदा हमें भी हुआ। इससे क्या हुआ? हमें सस्ता और क्विक ट्रांसपोर्ट आराम से मिल गया। थर्ड था इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। थर्ड क्या था? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। हुआ क्या, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो हमें समस्या ये आई कि भैया देश कैसे चलाएं, क्योंकि इतना बड़ा देश है, चलाने की दिक्कत आई। लेकिन हमें दिक्कत नहीं आई, पता है क्यों? क्योंकि हमने अंग्रेजों से सब कुछ पहले से सीखा हुआ था। कैसे पुलिस होती है, कैसे जज होते हैं, कैसे कोर्ट होते हैं, कैसे पार्लियामेंट होता है, कैसे देश को शासन किया जाता है, तो हमने सब कुछ सीख रखा था। तो अंग्रेजों से हमें क्या चीज मिली? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। अगला था चेक ऑन फेमाइंस। फेमाइंस का मतलब होता है भुखमरी। अंग्रेजों की देन है कि भैया इन्होंने रोड्स और रेलवे दिए, जिसकी वजह से हमारे जो भुखमरी वाले एरिया थे, जहां पर भुखमरी फैल जाती थी, उन एरियाज पर कंट्रोल लगाया गया। कैसे? जब रोड्स और रेलवे डेवलप कर दिया गया तो हम बड़े आराम से उन जगहों पर, जहां पर सूखा हो गया, जहां पर भुखमरी आ गई, तो वहां पर आराम से फूड्स की सप्लाई कर सकते थे। लास्ट था ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। आप जैसे कि आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि हमारे 72% जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, बट आप देखेंगे लेकिन हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी, यानी कि उत्पादन की क्षमता थी, वो बहुत कम थी। लेकिन अंग्रेजों ने एक काम अच्छा कराया। वो क्या काम था? इन्होंने पहले हमारे जो फार्मर्स थे सिर्फ अपने लिए खेती करते थे। अपने लिए मतलब जिसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग जी? सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि अपने लिए। लेकिन फार्मर्स ने हमसे बोला, भैया हमारे ब्रिटिशर्स ने हमसे बोला हमारे फार्मर्स से कि भैया अपने लिए खेती मत करो, बेचने के लिए भी खेती करो। तो इससे क्या हुआ कि एरिया जो था ना पहले कल्टीवेशन का, वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। डन। अब सर समस्या ये आएगी कि सर आपने इतने सारे पॉइंट पढ़ा दिए, आपने पॉइंट पढ़ा दिए 5, अब याद कैसे होंगे? याद करने के लिए मेरे पास एक टेक्निक है, और वो टेक्निक क्या है? मैं आपको अब एक मौनी की कहानी सुनाऊंगा। किसकी जी? मौनी की। आइए स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हो, आपके सामने खूबसूरत सी मौनी आई। कौन आई थी? खूबसूरत सी मौनी। मौनी नाम की लड़की थी, बस में सफर करती थी। किससे जी? बस में सफर करती थी। उसे क्या हुआ? उसे एक आदमी से प्यार हुआ। किससे प्यार हुआ जी? आदमी से। लड़के से नहीं, आदमी से। और जब आदमी से प्यार हुआ तो भैया फिर शादी। अब शादी हुई। अब लड़की ने जैसे ही चावल का कलश गिराया, पूरे घर में क्या हो गई? भुखमरी छा गई। जैसे कि आप देख सकते हैं। अब भुखमरी छा गई तो भैया क्या हुआ? फिर ये डिसाइड हुआ, लड़के ने कहा भैया इस घर में भुखमरी मेरी वजह से आई है, तो अब मैं इस घर के लिए क्या करूंगी? खेती करूंगी। खेती का मतलब एग्रीकल्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं लाली जो है इसे देखो पावड़ा उठा रही है। डन। तो आइए अब आपने देखा होगा कौन से नाम की लड़की थी? मौनी। तो मौनी से कौन सा पॉइंट बना? मॉनेटरी इकोनॉमी। कौन सा पॉइंट बना जी? मॉनेटरी इकोनॉमी। दूसरा उसने क्या करा? बस में सफर करती थी। आपने बचपन में एक चार्ट पढ़ा होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो बस भी हमारी क्या होती है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। डन। आगे क्या हुआ? बस में सफर करती थी, किससे मिली? आदमी से। तो आदमी का वाला पॉइंट आप देख सकते हो, एडमी। क्या है जी? एडमी। तो एडमी से क्या बना? एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या बना जी? एडमिनिस्ट्रेटिव। डन। शादी हो गई। शादी के बाद भैया घर में आई, और घर में क्या आ गई? भुखमरी। क्या आ गई जी? तो यानी कि फेमाइंस का मतलब क्या होता है? भुखमरी। और फिर
मैडम ने क्या डिसाइड किया, मैडम ने डिसाइड किया कि अब मैं भी खेती करूंगी, यानी कि एग्रीकल्चर। तो जैसे कि आप स्टोरी में देख सकते हैं, सबसे पहले था मॉनी, मॉनी से बना मॉनेटरी। दूसरा था बस, बस का मतलब होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एंड आदमी, आदमी से एडमिनिस्ट्रेटिव। भुखमरी से फेमाइंस, और खेती से एग्रीकल्चर। डन डन। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा सर, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डेमोग्राफिक कंडीशन। क्या है जी? अगर ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो कैसे इसको ट्रीट करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है कि इंडिया का बर्थ रेट कैसा था, डेथ रेट कैसा था, इंडिया की पॉवर्टी कैसी थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसी थी। इस क्वेश्चन में हम ये जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आप जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है 1921। कौन सा जी? 1921 को हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते हैं जी? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाई 1921 इज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। पता है क्यों? बिकॉज 1921 से पहले हमारे देश में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज्यादा थे, मतलब पैदा भी ज्यादा हो रहे थे, मर भी ज्यादा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, पॉपुलेशन पे कंट्रोल क्या था, आराम से हो रहा था, क्योंकि मरना और जीना दोनों क्या था, बराबर था। लेकिन अब क्या हुआ 1921 के बाद, बर्थ रेट तो ज्यादा था ही, लेकिन डेथ रेट में क्या हो गई, कमी आ गई। इससे क्या हुआ, हमारी पॉपुलेशन काफी बढ़ गई। इसलिए 1921 को क्या बोला गया, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। डन। आगे चलते हैं। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आता है कि पहला सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। क्या बोलते हैं? जनगणना, यानी कि लोगों को काउंट करना। और आपको बता दूं, पहला सेंसस हमारे देश में हुआ था 1880। एक सेकेंड, हमारे देश में पहला सेंसस हुआ था 1881 में। कौन से जी? 1881 में। तो ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके उसमें, पहला सेंसस कब हुआ था, याद रखेंगे 18 और 18 का उल्टा 81। एंड हमारा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा था, 1921। चलेंगे अब सर, अब पूछेगा कि डेमोग्राफिक कंडीशन ब्रिटिश राज में कैसी थी। तो इसके लिए आपको ये सारे पॉइंट आपके जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं सारे याद होने चाहिए। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। उस टाइम पे बर्थ रेट भी ज्यादा था, डेथ रेट भी ज्यादा था। दूसरा, उस टाइम पे लिटरेसी का रेट, यानी पढ़े लिखों का रेट क्या था, कम था। हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल क्या थे, पुअर थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी, और पॉवर्टी हर जगह फैली हुई थी। अब आपको सर वही समस्या कि सर याद कैसे होगा। याद करने के लिए मेरे पास है एक भैया की कहानी जिसका नाम है रेमो। क्या नाम है जी? रेमो। ये जो मैंने पात्र की पिक्चर सामने लगाई है, इनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, बट मुझे सिर्फ इनकी फोटो को आपको समझाने के लिए यूज करना पड़ रहा है। तो कृपया करके भावुक ना हो कि आपने, हमारे सर ने ऐसी फोटो यूज कर ली। आइए स्टार्ट करते हैं। रेमो नाम के भैया थे, इनका क्या हुआ, बर्थ हुआ। बर्थ तो सबका ही होता है। बर्थ के बाद, और बर्थ भी हुआ कैसे, पॉवर्टी में, गरीबी में। गरीबी के कारण ये क्या नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। जब पढ़ नहीं पाए तो जॉब नहीं लगेगी, जॉब नहीं लगेगी तो हेल्थ खराब होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी हेल्थ, जब हेल्थ खराब होगी तो इनकी जो लाइफ है धीरे धीरे बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। और एक दिन की क्या हो जाएगी, मौत। क्या हो जाएगी जी, मौत। तो फिर से एक बार देखते हैं। रेमो नाम के भैया थे, रेमो नाम के भैया थे, इनका बर्थ हुआ वो भी कैसा, गरीबी में। गरीबी में होने के कारण क्या नहीं कर पाई, ये पढ़ नहीं पाए। पढ़ने के कारण ना इनकी हेल्थ बन पाई, धीरे धीरे इनकी लाइफ कम हुई, और एक दिन की क्या हो गई, मौत हो गई। डन। स्टार्ट करें। चलिए जी, अब आपको मैं याद दिलाता हूं। पहला पॉइंट पढ़ा था आपने, पहला क्या हुआ था, रेमो का बर्थ। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। उस टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो हमारे यहाँ पर बर्थ रेट भी ज्यादा था, डेथ रेट भी ज्यादा था। यानी कि बर्थ रेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ, एक सेकेंड, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बोर्न पर 1000 इन अ ईयर। एक साल में 1000 में से कितने बच्चे, कितने ज्यादा बोर्न हुए। डेथ रेट का मतलब 1000 में से कितने लोग साल में मरे हैं। और उस टाइम पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही क्या थे, ज्यादा थे। डन। दूसरा था, आपने सुना होगा, जो बर्थ हुआ उसके बाद वो भी कैसा हुआ, पॉवर्टी में। तो आइए पॉवर्टी वाला पॉइंट देखते हैं। पॉवर्टी वाला पॉइंट है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वाइड स्प्रेड मतलब बहुत पॉवर्टी पूरे देश में क्या हो रखी थी, फैली हुई थी। बिकॉज जस्ट हमारा देश आजाद हुआ था, तो पॉवर्टी हमारे देश में पूरी फैली हुई थी। तो आप जैसा देख सकते हैं, देयर वाज नो रिलायबल डेटा अबाउट द पॉवर्टी। हमारे पास पॉवर्टी का डेटा तो नहीं है, बट देयर इज नो डाउट, हम ये कह सकते हैं उस टाइम पे पॉवर्टी पूरे देश में फैली हुई थी। डन। दूसरा था, पॉवर्टी में पैदा हुए थे, दूसरा उनकी क्या नहीं हो पाई थी, पढ़ाई। तो जानते हैं पढ़ाई से कौन सा पॉइंट है, पढ़ाई से पॉइंट है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। एक्सट्रीमली लो, उस टाइम पे जो लिटरेसी रेट था, पढ़े लिखों का रेट क्या था, बहुत कम था।
आपको पता है, जानकर बड़ा दुख होगा कि यानी कि 100 में से सिर्फ 16% बच्चे ही या लोग ही पढ़ पाते थे, यानी कि 100 में से सिर्फ 16, और फीमेल का रेशियो था सिर्फ 7%। कितना जी? सिर्फ 7%। ठीक है जी, आगे चलें। पढ़ाई नहीं हो पाई थी, और उनकी क्या हो गई थी? हेल्थ बिल्कुल पुअर थी। तो इसका मतलब अगला पॉइंट हमारा पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। क्या है जी? पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। और आपको पता है इसमें क्या लिखा हुआ है? पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर आइदर अनअवेलेबल, यानी कि या तो अवेलेबल नहीं थी, या अवेलेबल थी तो वो क्या थी? इनएडुकेट, यानी कि पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। यानी कि अगर 500 बेड की जरूरत है हॉस्पिटल में, तो 100 बेड का हॉस्पिटल हुआ करता था। एग्जाम्पल के तौर पर, या तो अवेलेबल नहीं थी, और अगर अवेलेबल भी थी तो पूरी मात्रा में नहीं थी। तीसरा पॉइंट था हेल्थ अच्छी नहीं थी, लाइफ धीरे धीरे क्या होती थी? कम हो गई थी। आपको बता दूं, लाइफ से पॉइंट है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब होता है कि उस टाइम पे लोगों की जो आयु थी एवरेज कितनी थी? आपको जानकर बड़ी दुख होगा, उस टाइम पे आयु थी सिर्फ 32 साल। क्यों आयु थी 32 साल? क्योंकि उस टाइम पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज काफी बेकार थी। अगर नॉर्मल इंसान को एक हैजा या टीबी भी हो गया तो उसकी सिर्फ मौत हुआ करती थी, बिकॉज हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी। बट प्रेजेंट में जो एज चल रही है वो है 69 ईयर्स। कितनी है जी? 69 ईयर्स। आगे है, आगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मौत से हमारा कौन सा पॉइंट बना? मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि कितने बच्चे अपना पहला बर्थडे नहीं देख पाते। पहला बर्थडे का मतलब है कितने बच्चे 1 साल से पहले क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। उसी रेट को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1 साल में 1000 में से कितने बच्चे 1 साल से पहले मर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और आपको पागल हो जाओगे, आपने रेट सुन लिया था, 218 पर 1000। इसका मतलब 1000 में से 218 बच्चे उस टाइम पे 1 साल से पहले मर जाते थे। क्या हो जाते थे? मर जाते थे। यानी कि रेट काफी बेकार था। डन। 2017 में ये रेट हो गया 33, यानी 1000 में से 33। काफी जैसे जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी हुई, ये रेट भी क्या होता गया? कम होता गया। फिर क्या हुआ? 32। क्या हो गया जी? 32। एंड अब 2022 में ये रेट क्या हो गया? 27। डन। ये क्वेश्चन खत्म। अभी हमने 2 क्वेश्चन पढ़ ली। एक पढ़ा मौनी वाला, जिसमें हमने पढ़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। एंड सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा कौन सा वाला? डेमोग्राफिक कंडीशन। चलिए, इसमें हमें कौन सी कहानी पढ़ी? रेमो की कहानी पढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं जी, करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। कौन सा जी? आइए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहां गया? एक सेकेंड। ये रहा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उस टाइम पे जब कॉलोनियल पीरियड था, यानी कि ब्रिटिश के टाइम पे, हमारे यहाँ की जो वर्कर्स हैं, वर्क फोर्स है, वो कहां पर काम करती थी? हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में 3 ही सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर प्रोडक्शन यूनिट किस काम में एंगेज हो? नेचुरल रिसोर्सेज में, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड काम करती हो, तो उस सेक्टर को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। अगर कोई सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने का काम करती हो, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट सर्विस देने का काम करती हो, तो उसको बोलते हैं टेरिटरी सेक्टर। तो आइए, पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करेंगे? देखिए कितने सेक्टर्स होते हैं, पहले हम लिख देते हैं। अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट मतलब फैक्ट्री, अगर इंगेज हो किसमें? नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड काम में हो, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्टर। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्टर। और अगर वो सर्विस देने का काम कर रही है तो उसको हम बोलेंगे टेरिटरी सेक्टर। डन। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको जल्दी से। द सेक्टर इंक्लूड प्रोडक्शन यूनिट दैट यूज नेचुरल रिसोर्सेज। इस सेक्टर में वही प्रोडक्शन यूनिट शामिल होती है जो किसका काम करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करने का काम करते हैं। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज कर देते हैं, वो वाली प्रोडक्शन यूनिट आती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्टर। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है जी, कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। टेरिटरी सेक्टर। आगे कौन सा सेक्टर है? टेरिटरी। जो प्रोडक्शन यूनिट सर्विस देने का काम करती है उसको हम बोलते हैं टेरिटरी सेक्टर। डन। सेक्टर तो हमने समझ लिए, 3 होते हैं। अब जानते हैं उस टाइम पे हमारा वर्कफोर्स कौन सा सेक्टर में कहां काम करता था। आपको बता दूं, 70 से 75% लोग कौन से सेक्टर में थे? फार्मिंग में एंड रिलेटेड एक्टिविटीज में। इसका मतलब कौन से सेक्टर में थे? प्राइमरी सेक्टर्स में। एंड
10% वर्कफोर्स हमारे कहां थे? सेकेंडरी सेक्टर में। एंड 15 से 20% हमारे लोग कहां थे? टेरिटरी सेक्टर्स में। ठीक है जी, चलिए देन अगर क्वेश्चन पेपर में आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बताएं इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो आपको ये बताना है कि पहले कहां प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी होता क्या है एंड हमारी वर्कफोर्स उस टाइम में कहां काम करती थी। चले आगे, अगला है जी रीजनल डिफरेंस। आपको बता दूं उस टाइम पे बहुत सारी स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये लोग फार्मिंग करते थे डन। और बाकी कुछ लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था? फैक्ट्रीज और सर्विस। लेकिन कुछ स्टेट ऐसी थी जैसे ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, इन्होंने और क्या करा? फार्मिंग में स्टार्ट काम कर दिया। कुछ लोगों ने हट गए फार्मिंग से और कुछ लोग और शामिल हो गए। डन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं फॉरेन ट्रेड। कौन सा जी? अगला टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन का मतलब होता है विदेश और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। तो अब हम जानेंगे इस क्वेश्चन में कि विदेशी लोगों के साथ, विदेश के साथ हमारा व्यापार उस टाइम पे कैसा था। इसको समझाने के लिए मेरे को आपको क्या करना पड़ेगा? एक टॉपिक समझाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं समझा देता हूं आपको। देखिए फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड हमारा कैसा था, आइए कैसा था जानते हैं। फॉरेन का मतलब विदेश, ट्रेड का मतलब व्यापार। चलिए हमारे जो इंडियंस थे या जो इंडिया में रहते थे वो सिर्फ क्या करते थे? एक्सपोर्टर थे प्राइमरी प्रोडक्ट से। इसके प्राइमरी प्रोडक्ट्स, यानी कि हमारे इंडिया से जो विदेश में माल जाता था वो सिर्फ कौन सा जाता था? कच्चा माल। कौन सा जी? कच्चा माल। क्योंकि हमारे देश में बनता ही कच्चा माल था, क्योंकि विदेशी लोगों ने फिनिश गुड तो हमारे यहाँ बनना ही नहीं दिया, क्योंकि फैक्ट्री तो हमारे यहाँ होती नहीं थी। तो हमारे देश से जो एक्सपोर्ट होता था वो क्या होता था? कौन सा माल? प्राइमरी प्रोडक्ट्स। एंड इंपोर्ट कौन सा करते थे हम? फिनिश गुड्स। और आपको पता है फिनिश भी कौन सा? जो ब्रिटेन में, यानी कि ब्रिटिशर्स जो हमारे अपने देश में माल बनाते थे वही हमारे देश में इंपोर्ट करवाते ताकि हम उनकी मार्केट और ज्यादा बढ़ जाए। डन। तो पहला हमने फॉरेन ट्रेड में क्या सीखा? हमारा देश एक्सपोर्टर था किस चीज का? प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। एंड इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का, यानी कच्चा माल भेजेंगे, पक्का माल लाएंगे। दूसरी चीज थी, दूसरी क्या चीज थी? दूसरी चीज थी ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इन अंग्रेजों ने क्या करा? हमारे इंडिया की वेल्थ को क्या कर दिया? सुखा दिया। ड्रेन का मतलब क्या होता है? सुखा दिया। सुखा कैसे दिया? देखो जी, इन्होंने हमारे जो पैसा था उसको कहां यूज किया? उसको यूज किया, ये क्या करते थे? वॉर लड़ते थे। क्या लड़ते थे? वॉर लड़ते थे। उस वॉर लड़ने के लिए हमारा जो पैसा था, जो हमसे ले जाते थे, उसको वहां खर्च करते थे। एंड सेकंड, इनके जो इंडिया में ऑफिस थे उसको मेंटेन करने के लिए भी क्या करते थे? ये वो पैसा यूज करते थे। एंड लास्ट, जो सर्विसेज देते थे जो अपने देश में, उसको भी कहां से यूज करते थे? हमारे पैसे को ही यूज करते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है फॉरेन ट्रेड का, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। यानी हमारा देश प्राइमरी प्रोडक्ट्स का इंपोर्टर था और एक्सपोर्टर था, एंड फिनिश गुड्स का इंपोर्टर था। एंड सेकंड पॉइंट जो भी आपको बताया नहीं, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिशर्स ने पूरा हमारा फॉरेन के व्यापार पर पूरा कंट्रोल कर रखा था। कंट्रोल पता कैसे कर रखा था? देखो ध्यान से, अगर हम 50 से ज्यादा परसेंट, यानी कि 50 और एक सेकंड, 50 से, देखो जी एक सेकंड मेरे भाई कहां चला गया? आइए देखो जी, 50 से 50% और मोर जो ज्यादा हमारा व्यापार था, इन्होंने क्या कर रखा था कि भैया अगर हम विदेश का व्यापार करेंगे तो सिर्फ किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन का मतलब ब्रिटिशर्स के साथ। और बाकी जो हम व्यापार करेंगे वो सिर्फ किसके साथ कर सकते हैं? या तो श्रीलंका, चाइना या ईरान। यानी कि पूरा हमारे फॉरेन ट्रेड पे किसका कंट्रोल था? इनका। कैसे? 50% या ज्यादा व्यापार हम किसके साथ करेंगे? इनके साथ। हम किसी और के साथ कर नहीं सकते बिकॉज इनका चलता था। एंड सेकंड, जो बाकी बच गया वो भी किसके साथ? इन्हीं की कही हुई कंट्री पर, चाइना, श्रीलंका एंड ईरान। डन। तो इस तरह से हमारा फॉरेन का पूरा ट्रेड किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। दो पॉइंट अभी हमने पढ़ लिए। पहला, हमारा देश जो था एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एंड इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का। सेकंड हमने पढ़ा,
हमारा जो व्यापार था पूरा फॉरेन का वो किसके कंट्रोल में था, मोनोपोली थी किसकी, ब्रिटिशर्स की। कैसे 50% से ज्यादा व्यापार किसके हाथ में होगा, ब्रिटेन के साथ, और बाकी जो बच गया वो किसके हाथ होगा, चाइना, श्रीलंका एंड ईरान। आइए अगर पढ़ते हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अ टोटल कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स पे। मोर देन हाफ यानी हाफ से ज्यादा इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज विद ब्रिटेन, ब्रिटेन के साथ होता था। एंड बाकी अदर ट्रेड किसके साथ होता था, चाइना, शेलन यानी कि श्रीलंका को उस टाइम पे सेलन बोलते थे और ईरान को उस टाइम पे पर्सिया बोलते थे। डन, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने पढ़ा ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इन अंग्रेजों ने हमारी वेल्थ को, इंडियन वेल्थ को क्या कर दिया था, सुखा दिया था। कैसे, पहले उन्होंने हमारा जो पैसा था वो कहां यूज किया, जो ये वॉर लड़ते थे और देश, क्योंकि इनकी आदत थी क्या कि और देशों को गुलाम बना, और गुलाम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है, और लड़ाई के लिए क्या लगता है, पैसा। तो ये पैसा कहां से यूज करते थे, हमारे ही पैसे को यूज करते थे। एंड सेकंड है, सेकंड क्या है, सेकंड इन्होंने अपने जो ऑफिसेज इंडिया में थे तो उनको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो सारा पैसा कहां से आता था, हमारे वाला था। एंड टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम, जैसे कोई दूसरे देश से सर्विस ले रहे हैं, कुछ वो ले रहे हैं, तो सारा पैसा किसका था, इंडियंस का होता था। और एक और चीज, पहले क्या होता था, पहले आपको बता दूं, जब ब्रिटेन से इंडिया में माल आता था तो काफी दिक्कत होती थी, बिकॉज उसको दूसरे रूट से घुमा के ले जाना पड़ता था। लेकिन इन्होंने क्या करा, एक नहर बनाई, एक नदी बनाई जिसका नाम था स्विस कैनाल। क्या है जी, स्विस कैनाल। इस कैनाल से क्या हुआ, सीधा माल इंडिया से ब्रिटेन की तरफ या ब्रिटेन से इंडिया की तरफ आने लग गया। इससे पैसा भी बचा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बची, टाइम भी बचा। और पेपर में क्वेश्चन आता है स्विस कैनाल कब बनी थी, तो आपको याद रखिएगा 1869, 1869। चले, अब हमने पढ़ लिया फॉरेन ट्रेड। अब पढ़ते हैं, हमारा एक और क्वेश्चन बचा है, दो बचे हैं अभी हमारे। अब पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। पहले ध्यान से सुनिएगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश रूल का मतलब ब्रिटिश राज्य में कौन कौन से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हुए, तो आपको मौनी वाली कहानी याद करनी है। मौनी नाम की लड़की थी, बस में सफर करती थी, आदमी से प्यार हुआ, शादी के बाद घर में कदम रखा, ये वाली कहानी। दूसरी कहानी अगर क्वेश्चन आया डेमोग्राफिक कंडीशन, तो आपको रेमो वाली कहानी याद होनी चाहिए, रेमो का बर्थ, पॉवर्टी वाली कहानी। एंड सेकंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़िया, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी। एंड चौथा हमने पढ़ा, कौन सा क्वेश्चन पढ़ा जी, अभी हमने पढ़ा फॉरेन ट्रेड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्री की क्या स्थिति थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसको याद करने से पहले क्या करते हैं, मैं आपको एक कहानी दिला देता हूं याद, जिसका कहानी का स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दाऊद की इंडस्ट्री। क्या है जी, दाऊद की इंडस्ट्री। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जी क्या हुआ, दाऊद इब्राहिम आप जानते हैं, पाकिस्तान का हीरो और इंडिया का आतंकवादी। इसने बहुत सारे क्राइम किए हैं, और आपको बता दूं इसने जहां भी पैसा लगाया उस कंपनी का नाम क्या होता है, डी इंडस्ट्री। क्या होता है जी, डी इंडस्ट्री। चलिए कहानी सुनाता हूं आपको। फैक्ट्री का क्या नाम था, डी इंडस्ट्री। और आप सबको पता होगा किसी भी फैक्ट्री में सबसे पहले क्या लगाना पड़ता है, कैपिटल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है जी, कैपिटल। जब पैसा लगेगा तभी क्या बनेगा, गुड्स बनेंगे। ठीक है जी, गुड्स बन गए। आप मुझे बताओ दाऊद इब्राहिम की कंपनी में ज्यादा पब्लिक काम करती हो क्या लिमिटेड, बताइए जी, ज्यादा या लिमिटेड? बिल्कुल सही, लिमिटेड। पता है क्यों, क्योंकि ज्यादा ने कोई गलत काम कर दिया तो भैया फिर सजा नहीं देते हैं, सीधे मारते हैं। तो यानी इनकी कंपनी में पब्लिक लिमिटेड थी या ज्यादा थी, लिमिटेड थी। जब पब्लिक लिमिटेड होगी तो यहाँ पर जो लोग हैं वो जीडीपी को ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, कम करेंगे, बिल्कुल कम करेंगे। तो आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। कंपनी का क्या नाम था, डी इंडस्ट्री। क्या था, धंधे में क्या लगाया, कैपिटल। क्या बना, गुड्स। पब्लिक ज्यादा या लिमिटेड, लिमिटेड। एंड लास्ट में क्या हुआ, जीडीपी क्या हो गई, कम हो गई। तो आइए आप पढ़ते हैं फटाफट ये वाला क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है जी, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। डी इंडस्ट्री से पहला पॉइंट बना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। कौन सा पॉइंट बना जी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये क्या पॉइंट है, ध्यान से पढ़िएगा। पहले मैं आपको ये समझा दूं सारा, फिर हम जो हैं बढ़ते हैं आगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर देखिए जी, इंडस्ट्रियल सेक्टर पहला क्या था, पहला पॉइंट है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। याद है, पॉइंट बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं हम स्टोरी से। डी इंडस्ट्रियलाइज उनकी फैक्ट्री का। दूसरा, फैक्ट्री में क्या बनता, क्या लगाया, कैपिटल। क्या बना उससे, गुड्स। तो दूसरा पॉइंट बना लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट है कौन सा, थर्ड पॉइंट है कौन सा जी, कैपिटल गुड्स लगाया। हाँ जी, इनके कंपनी में ज्यादा पब्लिक काम करती थी, कम। तो थर्ड पॉइंट है
लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। एंड थर्ड है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ये 4 पॉइंट हैं, जब भी हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये 4 पॉइंट आने चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जो मैं आसान आसान से बता देता हूं, और एक और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर एक पॉइंट और आएगा, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं, पांचों को समझना। सबसे पहला समझते हैं पॉइंट, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। उस टाइम पे हमारे देश में कैपिटल गुड इंडस्ट्री की बहुत कमी थी। पहले जानते हैं सर कैपिटल गुड्स होता क्या है। कैपिटल गुड्स वो होता है सर जो किसी गुड्स को बनाने में मदद करता है, जैसे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर हमारी जुताई कराने में मदद करता है, खेतों की जुताई कराने में मदद करता है, और सिलाई मशीन हमारी कपड़े बनाने में हेल्प करती है। तो इन गुड्स को क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। उस टाइम पे ब्रिटिश रूल के टाइम पे कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारे देश में थी ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम इन पर टोटली क्या हो जाए, डिपेंड हो जाए। तो आइए पहले ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। कैपिटल गुड्स आर मशीन यूज टू मेक अदर गुड। कैपिटल गुड्स क्या होती है, मशीन जो अदर गुड्स को बनाने में यूज होती है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के राज में दीज इंडस्ट्री वर नॉट डेवलप इन इंडिया। इन इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं किया गया था। ब्रिटिश रूलर वांटेड इंडिया टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश मशीन। ब्रिटिश रूलर क्या चाहते थे कि इंडियंस जो है ब्रिटिश मशीन्स पे क्या हो जाए, डिपेंड हो जाए। लास्ट और सेकंड पॉइंट है, सेकंड लास्ट, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। आप मुझे बताइए जब हमारे देश में इंडस्ट्री ही नहीं होंगी तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा? तो आप बताइए जीडीपी का कंट्रीब्यूशन क्या था, लो। जीडीपी का मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस। जितना भी हमारे देश में माल बना है उसकी टोटल वैल्यू, जितना भी गुड्स बना है, जितनी भी सर्विस बनी है, अगर उसको टोटल वैल्यू जोड़ दें तो हमारी क्या निकल जाती है, जीडीपी। लेकिन उस टाइम पे जो हमारी कुछ इंडस्ट्री लगी हुई थी, उनका जो बहुत कंट्रीब्यूशन था जीडीपी के लिए काफी लो था, क्योंकि अंग्रेज हमारी इंडस्ट्री को काफी बढ़ने देना ही नहीं चाहते थे। लास्ट पॉइंट है, सॉरी सेकंड लास्ट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जानते हैं पब्लिक सेक्टर होता क्या है? पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जिनको, जो इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट रन करती है, जिनको गवर्नमेंट रन करती है, जैसे रेलवे, जैसे बस हो गई, ये सारे कौन होती हैं, जिसको गवर्नमेंट रन करती है। लेकिन आपको बता दूं, पहले जरा पढ़ लेते हैं। पब्लिक सेक्टर मींस इंडस्ट्री रन बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर मींस इंडस्ट्री रन बाय गवर्नमेंट। ऐसे सेक्टर जिनको गवर्नमेंट रन करती है उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। ब्रिटिश डिड नॉट इन्वेस्ट इन इंडियन पब्लिक इंडस्ट्री। ब्रिटिश ने कभी भी पब्लिक सेक्टर्स पे, हमारे इंडियन पब्लिक सेक्टर पे कभी खर्च नहीं किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इन्होंने रेलवे पे खर्च किया। अब आप कहोगे सर रेलवे पे क्यों खर्च किया? बिकॉज रेलवे तो पब्लिक सेक्टर है। खर्च इसलिए किया ताकि अपने बेनिफिट के लिए, ना कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि अगर रेलवे को डेवलप करेंगे तो इनका जो माल है बड़े आराम से इंडिया से एक जगह दूसरे पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे लिए नहीं किया, करा अपने लिए। पढ़ सकते हैं, दे ओनली डेवलप थिंग्स लाइक रेलवे एंड पोस्ट टू सर्व ब्रिटिश नीड्स, नॉट इंडियन डेवलपमेंट। चले, लास्ट पॉइंट है इसका, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इंडस्ट्री लगाना, एंड डी का मतलब हटाना। हमारे अंग्रेज भाइयों ने, सॉरी भाइयों को तो छोड़ो, अंग्रेजों ने क्या करा, इंडस्ट्रियों को हटाया। और कैसे हटाया, ध्यान सुनिएगा। दे टुक रॉ मटेरियल। आपको मैंने पहले ही बताया था कि हम एक्सपोर्टर थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, क्योंकि फिनिश गुड तो हमारे यहाँ बनता ही नहीं था। ये हमारा ही रॉ मटेरियल लेके जाते थे, उसको हम अपने देश में माल बनाते थे फिनिश गुड्स, और उस फिनिश गुड्स को हमारे देश में हायर प्राइस में बेचते थे। इस तरीके से इन्होंने हमारे यहाँ की सारी इंडस्ट्रियों को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्योंकि अल्टीमेटली इनके जो प्रोडक्ट थे वो सस्ते होते थे, बिकॉज मशीन से बनते थे, तो हमारे प्रोडक्ट बिके नहीं, इनके प्रोडक्ट मार्केट में फैल गए और हमारी इंडस्ट्री क्या हो गई, बर्बाद हो गई। और आपको एक बात तो बता दूं, जो हमारी इंडिया था उस टाइम पे, जो वर्ल्ड वाइड रेपुटेड था, मतलब जाना जाता था, वो जाना जाता था हैंडीक्राफ्ट के काम के लिए। हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथों के काम के लिए। बट इन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। और पता है तबाह कैसे किया? आइए पहले एक बार मैं आपको, यहां नहीं लिखा, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं। इन्होंने क्या करा, अगर हम कोई भी माल एक्सपोर्ट करेंगे, अगर यानी कि हमारे हैंडीक्राफ्ट वाला माल अगर विदेश में जाएगा, तो उन्होंने उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, यानी एक्सपोर्ट पे क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया, टैक्स। मान लीजिए हमने 100 रुपए का माल विदेश में भेजा, 50 रुपए ब्रिटिशर्स ने क्या लगा दिया, टैक्स। तो अब वो माल कितने का हो गया, 150 का। तो अब बताइए क्या विदेश में कोई माल वो 150 का खरीदेगा? नहीं जी। इसलिए यानी कि हैंडीक्राफ्ट की जो डिमांड थी फॉरेन में, वो क्या हो गई, तबाह हो गई। अब इंडिया में कैसे तबाह हुई, इन्होंने अपना माल
इंडिया में बेचना स्टार्ट किया, वो भी सस्ते में, क्योंकि हमारा बनता था हाथों से, इनका बनता था मशीन से, तो इसलिए हमारा माल बिका नहीं, इनका माल बिक गया। डन। अब इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ा, जब हमारे देश से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई, इसका बुरा प्रभाव पड़ा, एक तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। और अनएम्प्लॉयमेंट पता है क्यों बढ़ी? बिकॉज पहली बात, जितने भी जो क्राफ्ट्समैन थे, जो हाथ का काम करते थे, उनकी जॉब चली गई। जब जॉब चली गई तो उनको दोबारा से कहाँ लौटना पड़ा? फार्मिंग पे। और फार्मिंग पे लौटने की वजह से जो एग्रीकल्चर में पहले से ही क्राउड था वो ओवर क्राउड हो गया और बढ़ गया क्राउड। डन। अगला है इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं होंगी तो हमें सारा सामान क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। वही हुआ, ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स वर चीप, उनका माल सस्ता था एंड अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, इसलिए हमारा जो माल था उनसे कंपटीशन नहीं कर पाया और हमें उनका माल खरीदना पड़ा। डन। चलिए, अब हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पढ़ लिया, अब हमारा देख लेते हैं हमारा क्या क्या रह गया है। अब हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर कवर कर लिया, देखिए जल्दी से। इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म हो गया, फॉरेन ट्रेड खत्म हो गया, डेमोग्राफिक कंडीशन खत्म हो गया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर खत्म हो गया, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया। अभी हमारे दो क्वेश्चन बचे हैं, पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सेकंड है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था। चलिए फटाफट पढ़ते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। जब आप पहला पेज देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 85% जनसंख्या कहां रहती थी? गांव में। कहां रहती थी? और टोटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पर थी। मतलब हमारी इकोनॉमी, इतने लोग जो थे एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अनाज गेहूं पैदा ही नहीं होता था। हम तब भी किस पर डिपेंड थे? ब्रिटिशर्स पे। डन। तो अब पढ़ते हैं एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी हमारे देश में। पहला कारण है, पहले तो मैं आपको याद करा दूं, इसकी भी एक कहानी है। चलिए पहले मैं आपको कहानी पढ़ा देता हूं। आइए, जब भी एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद आनी चाहिए कौन सी कहानी? कॉमर्स की कहानी। चलिए, अब कॉमर्स की कहानी क्या है, ध्यान सुनिएगा। मैं बता दूं, मैं ये कहानी काल्पनिक है तो इसको रियल जीवन से कनेक्ट ना करें। आइए, जिन लोगों के पास कॉमर्स नहीं होती उनके पास पैसा नहीं होता। क्या नहीं होता? फाइनेंस नहीं होता। जिनके पास फाइनेंस नहीं होता वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। भाई जब पैसा नहीं तो इन्वेस्ट कहां से करोगे? और जब इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे तो आपके पास कभी जमीन नहीं होगी। जमीन का मतलब लैंड नहीं होगी। और जब लैंड ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन कहां से करोगे भैया? ठीक है, तो यानी क्या होगी? प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? कम। तो हमने 4 बात पढ़ी। कॉमर्स नहीं तो फाइनेंस नहीं, फाइनेंस नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं तो जमीन नहीं, और जमीन नहीं तो प्रोडक्शन नहीं। डन। फिर से लास्ट बार, कॉमर्स नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं जमीन नहीं, और जमीन नहीं तो प्रोडक्टिविटी नहीं। चलिए आइए, अब मैं आपको, ये मैंने कहानी क्यों पढ़ी अब आपको मैं बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट बना कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन क्यों बोला? बिकॉज यहां लिखा हुआ है कॉमर्स। क्या है जी? कॉमर्स, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए अब मैं आपको पहले बताता हूं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता क्या है। सुनो जी, हमारे पास 2 तरह की गाड़ी होती है। एक होती है हमारी प्राइवेट व्हीकल्स जिसको हम अपने लिए यूज करते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। एक होती है कमर्शियल व्हीकल्स जो दूसरे को, पहला जैसे मान लीजिए ओला उबर, क्या ये कौन सी व्हीकल्स हैं? कमर्शियल व्हीकल्स। बिकॉज ये प्राइवेट व्हीकल्स नहीं है। कौन सी है? जो दूसरे सवारी को बैठा के ले जाते हैं, तुमको क्या बोलते हैं? कमर्शियल व्हीकल्स। ऐसे ही हमारे यहाँ पर उस टाइम पे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। कमर्शियलाइजेशन का मतलब था हमारे फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि भैया अपने लिए खेती मत कर, क्या कर? बेचने के लिए खेती कर। किसके लिए खेती कर? बेचने के लिए खेती कर। क्योंकि हमारे फार्मर्स पहले अपने लिए खेती करते थे, और अपने लिए खेती करने को बोला जाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग बोलते हैं जी? सबसिस्टेंस फार्मिंग। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने क्या करा? फोर्स किया हमारे लोगों को, इंडियंस को, कि भैया अपने लिए खेती नहीं, इसके लिए खेती करो? बेचने के लिए। और बेचने के लिए खेती को बोला जाता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्षमता, उत्पादन। क्रॉप्स का मतलब फसल। जब हम फसल उगा रहे हो मार्केट में बेचने के लिए, ना कि अपने कंजम्पशन के लिए, इसको क्या बोलते हैं? कमर्शियलाइजेशन। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के टाइम पर फार्मर्स को फोर्स किया जाता है कि भैया देश में कैश क्रॉप्स मत होगा, गेहूं चावल मत होगा, क्या होगा? सॉरी, फूड क्रॉप्स मत होगा। देश में कौन से क्रॉप्स होगा? कैश क्रॉप्स होगा। जूट, कॉटन, इंडिगो, जिसमें देखो ज्यादा मुनाफा हो। तो फार्मर्स ने क्या करा? फूड क्रॉप उगाना बंद कर दिया, जिससे देश में क्या हो गई? शॉर्टेज हो गई खाने पीने की। डन। तो पहला पॉइंट क्या सब पढ़ा हमने एग्रीकल्चर में? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा क्या था?
दूसरा था कि अगर उनके पास अगर पैसा नहीं, वो कॉमर्स नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, पैसे से कोई पॉइंट नहीं है। दूसरा था इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। और तीसरा क्या था, इन्वेस्टमेंट नहीं तो जमीन नहीं, तो जमीन से पॉइंट बना लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड से कौन सा बना, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। चलिए स्टार्ट करें। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, एक मिनट पढ़िए, एक मिनट पानी पी लूं। दो मिनट का टाइम लीजिए, पढ़िए जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो छोड़ो, आप मैं ही पढ़ाता हूं। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम। आपको बता दूं, अंग्रेजों के जमाने में एक सिस्टम था जमींदारी सिस्टम। कौन सा सिस्टम था, जमींदारी। इसमें क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे एक बंदे को जमीन का मालिक बनाते थे। क्या बनाते थे, जमीन का मालिक, और उस इंसान का नाम था जमींदार। क्या बोलते थे, जमींदार। तो जमींदार क्या करता था कि फार्मर से क्या करता था कि वो मालिक बन गया। तो ब्रिटिशर्स ने उनसे बोला, देख भाई जमींदार, तू एक काम करियो, ये जमीन अब तेरी है, तू फार्मर से पूरे दिन रात दिन काम करा ले, लेकिन फार्मर से हमें रेंट इकट्ठा करके ज्यादा सा हमें जमा कर दियो। यही जमींदार का काम था। यानी कि जमींदार एक तरह से बिचौलिए का काम करता था फार्मर्स और किसके बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। और क्या करता था, पूरी दिन रात काम कराता था, उन्हें पैसा रेंट कम देता था, और वो पैसा जमा करके बाकी मुनाफा अपने पास रख लेता था। तो आइए पहले पढ़ते हैं। अंडर दिस सिस्टम जमींदार कलेक्टेड रेंट फ्रॉम एक्चुअल टिलर। एक्चुअल टिलर का मतलब होता है फार्मर्स। जो जमींदार था फार्मर से रेंट कलेक्ट करके लाता था। जमींदार वर मेयर इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएट मतलब जमींदार का मेन काम क्या था, बिचौलिया। एंड हैड नो इंटरेस्ट इन इंप्रूविंग एग्रीकल्चर। जमींदार ने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ उसको मुनाफे से मतलब होता था कि भैया खेती हो नहीं हो, बारिश आए नहीं आए, उसको सिर्फ लगान इकट्ठा करना और जमा कर देना है। द लगान वाज सो हाई, मतलब लगान बहुत ज्यादा था। आपने एक मूवी भी देखी होगी लगान, उसमें भी सेम चीज दिखाई गई। जो एक अंग्रेज था वो उनसे फार्मर से बोलता था, भैया 2 गुना 3 गुना लगान, ऐसा बोलता। आपने सुनी भी होगी लैंग्वेज, 2 गुना लगान देना होगा। आपने लैंग्वेज भी सुनी होगी। इसका मतलब था कि भैया देना पड़ेगा, खेती हो नहीं हो। आपने देखा होगा वो आए थे, बाबूजी बारिश नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज जमींदार का काम ही था कि उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करना ही पड़ता था। और अगर नहीं किया तो पता क्या होता था, जमींदार का जो राइट था वो लॉस हो जाता था। इसलिए जमींदार कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। डेट फॉर डिपॉजिटिंग लगान वर फिक्स रिगार्डलेस ऑफ क्रॉप कंडीशन। जो मैंने आपको बताया, लगान जमा कराने की जो डेट थी वो थी फिक्स थी, चाहे क्रॉप की कंडीशन अच्छी हो बेकार हो, जैसी भी आपको जमा कराना पड़ेगा। दिस मेड फार्मर इकोनॉमिकली एंड फिजिकली वीक, जिससे फार्मर्स इकोनॉमिकली एंड फिजिकली क्या हो गए, वीक हो गए। डन, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जमीन नहीं होगी तो प्रोडक्शन कहां से होगा, इसलिए अगला पॉइंट कौन सा बना, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। मतलब इतने लोग हमारे खेती पर डिपेंड होते हैं, तब भी, मतलब इतने लोग काम करते हैं, तब भी हमारे यहाँ पर इतने मात्रा में अनाज गेहूं चावल पैदा क्यों नहीं होता। कारण था पहला, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का लेवल था वो क्या था, बहुत कम था। हमारे यहाँ पर बैलों से, इनसे जुताई होती थी, ट्रैक्टर नहीं होते थे, बिकॉज मोस्टली फार्मर थे कैसे, स्मॉल। तो टेक्नोलॉजी लेवल लो, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर यानी कि ये यूरिया जो थी, छिड़काव फार्मर्स नेग्लिजिबल यूज करते थे। अगर एक बार कीड़े लग गए तो पूरी फसल खराब हो जाती थी। आगे, कल्टीवेटर्स डिड नॉट हैव ए फाइनेंस टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। एक कारण ये भी था फर्टिलाइजर्स या ये सब यूज ना करने का, क्योंकि फार्मर्स के पास पैसे नहीं होता था। तो कल्टीवेटर्स का मतलब क्या होता है, फार्मर्स। जमींदार हैड नो रूट्स इन विलेजेस एंड डिड नॉट स्पेंड ऑन इंप्रूविंग एग्रीकल्चर। जमींदार की विलेजेस में कोई जड़ ही नहीं थी। जड़ ना इन द सेंस का मतलब, जमींदार का आपने देखा होगा जड़ किसकी होती है, जो इंसान सोसाइटी के लिए काम करे, तभी लोग उसको जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जमींदार का मेन काम क्या था, रेंट कलेक्ट, लगान इकट्ठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करना। उसको कोई मतलब नहीं था फार्मर्स कैसे हो, तो इसलिए जमींदार की कोई रूट्स विलेज में नहीं थी। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो डिड नॉट इन्वेस्ट इन मॉडर्न टेक्निक। ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की एग्रीकल्चर पर कोई मॉडर्न टेक्निक को इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि अल्टीमेटली हम इंडियंस उन पर डिपेंड हो जाए हर चीज के लिए। ऑल दिस मेड, इन सारी चीजों के हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी, लो थी। एंड लास्ट पॉइंट, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। क्या होता है जी, स्कार्सिटी का मतलब कमी एंड इन्वेस्टमेंट की कमी। पहले बता देता हूं, इंडियन एग्रीकल्चर लैक इन्वेस्टमेंट। इंडियन एग्रीकल्चर का किस चीज की कमी थी, इन्वेस्टमेंट की कमी थी। जैसे कि फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, ये सारी चीजों में उनके पास पैसा नहीं होता था। स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर कुड नॉट अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। जो छोटे फार्मर्स थे और शेयर क्रॉपर्स जानते हैं क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी जमीन क्या है, विदेश कहीं बाहर है, आप रहते हो दिल्ली में,
तो आप क्या करते हो, अपनी जमीन को पट्टे पे दे देते हो, रेंट पे दे देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर क्रॉपर्स। तो छोटे फार्मर्स और शेयर क्रॉपर्स थे वो, इनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर पाए, अफोर्ड कर पाए, तो इसलिए हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर में किस चीज की कमी थी, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इवन दो क्रॉपिंग पैटर्न वर चेंज टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स, मोस्ट फार्मर लैक रिसोर्सेज एंड इंसेंटिव। बेशक इनका क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया था, आपको पता होगा, पहले फूड क्रॉप उगाते थे, फिर कैश क्रॉप उगाना स्टार्ट हुआ, लेकिन फार्मर्स के पास तब भी रिसोर्सेज की और इंसेंटिव की क्या होती थी, कमी होती थी। डन, तो हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है जी, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके लिए बहुत प्यारी कहानी है, ध्यान से आपको दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का नाम है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे देश में इकोनॉमी कैसी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। पहला क्वेश्चन पड़ा एग्रीकल्चर, दूसरा पड़ा इंडस्ट्री का, तीसरा पड़ा फॉरेन ट्रेड, चौथा पड़ा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फिर एक मॉनी वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। तो अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्यारी सी कहानी चंपू की। किसकी? चंपू की। चंपू नाम का लड़का था, बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करता था। किससे? पिछड़ी कास्ट से बिलोंग करता था, और कॉलोनी में रहता था। क्या रहता था जी? कॉलोनी में। अब जब कॉलोनी में रहेगा और बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करेगा, तो आपको लगता है क्या रॉयल स्टैग की बोतल पी पाएगा? नहीं, वो पीता था रसीला संतरा। क्या पीता था? हंसी मत, रसीला संतरा। अब जब रसीला संतरा पिएगा, तो आप मुझे बताइए, क्या वो जो इंसान रॉयल स्टैग नहीं पी पा रहा, वो रसीला संतरा पी रहा है, तो आप मुझे बताइए वो जो दाल है वो ज्यादा खाएगा या कम खाएगा? बताइए जी, ज्यादा है कम? कम। और हम कम को क्या बोलते हैं? फ्यू। क्या बोलते हैं जी? फ्यू, यानी कि फ्यू दाल। और जब दाल नहीं मिलेगी तो लाइफ धीरे धीरे उसकी क्या होती जाएगी? डेप्रिशिएट होती जाएगी। क्या होती जाएगी? डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। चंपू नाम का लड़का था, बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करता था, उस कहाँ रहता था? कॉलोनी में रहता था। कौन सी बोतल पीता था? रॉयल स्टैग की। और संतरा नहीं पीता था, और दाल भी कम खाता था, एंड धीरे धीरे उसकी लाइफ क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई। चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं पॉइंट। पहला कौन से नाम का लड़का था? चंपू। तो चंपू से पॉइंट बना अंपू, यानी कि हमारा क्या, कौन सी इकोनॉमी? एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। अब आप कह रहे होगे सर चंपू नाम रखने से अच्छा अंपू ही रख लेते, लेकिन देखिए आपने सुना होगा अंपू नाम कोई होता नहीं है, तो चंपू तो होता है, इसलिए मैंने नाम रखा, क्या नाम रखा? चंपू। तो चंपू से कौन सा पॉइंट बना? अंपू, यानी कि एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। सेकंड पॉइंट था चंपू नाम का लड़का था, कौन सी कास्ट से बिलोंग करता था? बैकवर्ड कास्ट। तो अब आप देखोगे अगला पॉइंट, बैकवर्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? थर्ड, कहाँ रहता था? कॉलोनी में। तो तीसरा पॉइंट था कॉलोनियल इकोनॉमी। एंड कौन सी बोतल नहीं पीता था? रॉयल स्टैग। तो पॉइंट कौन सा बना? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। कौन सा जी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। एंड दाल कम खाता था, ज्यादा कम। तो कौन सा पॉइंट बना? सेमी फ्यूडल। फ्यूदाल फ्यूडल फ्यूदाल फ्यूडल। एंड उसकी लाइफ धीरे धीरे क्या होती गई? डेप्रिशिएट। तो अगला पॉइंट कौन सा है? डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। तो आइए फटाफट सारी पढ़ लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले पढ़ते हैं एम्प्यूटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेड इकोनॉमी क्या होती है? एम्प्यूटेड का मतलब होता है भैया छिन्न भिन्न। क्या होता है जी? छिन्न भिन्न इकोनॉमी। आपको पता है अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो, राज करो। इन्होंने इसी पॉलिसी को अपनाया और हमारे इंडिया और पाकिस्तान को क्या कर दिया? अलग कर दिया। जिसका क्या दिक्कत आई? पाकिस्तान के पास जो हमारा फर्टाइल एरिया था, फर्टाइल एरिया का मतलब क्या था? जितना भी ग्रोइंग, जितना भी फसल, जो बढ़िया वाला एरिया था वो उनके पास चला गया। तो जो हमारी इंडस्ट्री थी, जैसे जूट का, कॉटन का, वो बढ़िया वाला एरिया कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। अब हमारी जितनी भी इंडस्ट्री थी, उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, उसकी क्या होने लगी? कमी होने लगी। आइए पहले पढ़ लेते। द पार्टीशन ऑफ इंडिया डिवाइड द इकोनॉमी इनटू टू पार्ट। 1947 में जैसे हमारे इंडिया का पार्ट हुआ, उसने इकोनॉमी को दो भाग में बांट दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। इससे हमारा जो बढ़िया वाला पार्ट था वो कहां चला गया? पाकिस्तान में। इससे क्या समस्या आई? लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड एंड कॉटन जूट ग्रोइंग एरिया। फर्टाइल लैंड लॉस हो गई, कॉटन जूट वाला एरिया चला गया वहां पर। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। देन ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से कुछ रिफ्यूजीज इंडिया में रहने को आए, तो सबसे बड़ी समस्या ये हो गई। यानी कि पार्टीशन लेफ्ट इंडिया पॉलिटिकली फ्री, मतलब बट इकोनॉमिकली डिवाइडेड एंड वीकर। पार्टीशन ने पॉलिटिकली तो फ्री कर दिया, बट इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली क्या कर दिया? वीकर कर दिया। चला गया, समझ में आया? एम्प्यूटेड का मतलब छिन्न भिन्न इकोनॉमी। अगला है सर डिप्लेटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। डेप्रिशिएटेड का मतलब आपने अकाउंट्स में सुना होगा, डेप्रिशिएट का मतलब किसी चीज का गिरना। अब यहां पर क्या है? ध्यान से सुनते हैं। आपको पता है अंग्रेज क्या करते थे? हमारे यहाँ पर राज करते थे, तो अल्टीमेटली सब उनका ही था। तो ये क्या करते थे? हमारी इंडस्ट्री से माल बनवाते थे, क्योंकि ये और देशों में वॉर लड़ते थे। अब वॉर लड़ते थे तो हमारे यहाँ पर टैंक बनते थे, वो बनते थे। तो ये क्या करते थे?
हमारी इंडस्ट्री को बोल देते थे भैया ये काम करो, वो काम छोड़ दो। अब उनको यूज करके खराब वराब करके छोड़ जाते थे, यानी कि उसका अरेंजमेंट नहीं करते थे कि इसको भाई रिप्लेस कर सकें। इसलिए हमारी इकोनॉमी कैसी होगी, डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। एक बार पढ़ते हैं, हैवी ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। हमारे देश में से वेल्थ और रिसोर्सेज क्या हुआ, सूखा पड़ गया। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड ब्रिटिश रूलर यूज इंडियन रिसोर्सेज फॉर वॉर नीड्स। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे जो ब्रिटिश के रूलर्स थे जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था, इन्होंने इंडियन रिसोर्सेज को, इंडियन की संपत्तियों के लिए यूज किया वॉर्स की नीड पूरा करने के लिए। इंक्रीज डिमांड फॉर इंडियन रॉ मटेरियल बट नो अरेंजमेंट फॉर रिप्लेनिशमेंट। रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है उसके रिप्लेसमेंट के लिए कोई भी जुगाड़ नहीं किया, खराब को वहीं खराब छोड़ गए। तो हमारी इकोनॉमी को कैसे बना दिया, डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। शॉर्टेज ऑफ फूड, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। इससे हमारे देश में शॉर्टेज, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी इंडस्ट्री किसकी डिमांड को फुलफिल के लिए काम कर रही थी, इनके, जिससे हमारे देश में बहुत चीजों की क्या होने लग गई, शॉर्टेज होने लग गई। डन। आइए चलते हैं, दूसरा है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट से कौन सा पॉइंट से बना था ये, रॉयल स्टैग। ठीक है, आइए पढ़ते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब होता है जो इकोनॉमी रुकी हुई होती है, जिसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो उस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी, नॉट ग्रोइंग, यानी कि ग्रो नहीं कर रही थी। द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर ईयर वाज वेरी लो, ओनली अबाउट 0.5%। ग्रोथ रेट हमारा उस टाइम पे क्या था, बहुत कम था, जो कि बिल्कुल 0.5% था। एग्रीकल्चर ग्रो वेरी स्लोली, एग्रीकल्चर बहुत स्लो ग्रो कर रहा था। इंडस्ट्री तो बिल्कुल अंडर डेवलप थी, एग्रीकल्चर ग्रो भी कर रहा था तो बहुत स्लो, एंड इंडस्ट्री हमारी क्या थी, अंडर डेवलप, क्योंकि हमारे देश में इन लोगों ने हमारी इंडस्ट्री को डेवलप होने ही नहीं दिया। द इकोनॉमी फेल्ड टू प्रोग्रेस बिकॉज रिसोर्सेज वर यूज्ड टू सर्व ब्रिटिश इंडस्ट्री इंटरेस्ट। हमारे यहाँ पर इकोनॉमी हमारी कभी प्रोग्रेस हो ही नहीं, पता है क्यों, क्योंकि हमारे जो जितना भी रिसोर्सेज था वो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में यूज होता था, ना कि इंडिया के इंटरेस्ट में यूज होता था। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। एंड अब है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड मतलब पिछड़ी हुई इकोनॉमी। पता है क्यों, ये वाला तो पता है आपको, हमारे यहाँ की प्रोडक्टिविटी कम थी, हम बहुत बेकार टेक्नोलॉजी यूज करते थे। पर कैपिटा इनकम, लोगों की जो इनकम थी बहुत कम थी लोगों की। ट्रेडिशनल एंड आउट मेथड, एग्रीकल्चर मेथड, हम जो है पुरानी एग्रीकल्चर तरीकों से जो है खेती करते थे, पुराने टेक्निक से। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट भी ज्यादा था, डेथ रेट भी ज्यादा था। और हमारे देश में इलिटरेसी बहुत फैली हुई थी। इन सब के कारण से हम कह सकते हैं हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी, बैकवर्ड, पिछड़ी हुई इकोनॉमी। चले आगे, आगे पॉइंट है, लास्ट 2 इकोनॉमी बची हुई है, चैप्टर फिनिश। पहली है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब है जो हमारी पूरी इकोनॉमी थी वो पूरी ब्रिटिश की फैली हुई थी, यानी कि हमारे देश में जो भी काम होता था सिर्फ किसके काम होता था, ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए होता था, ना कि इंडिया के डेवलपमेंट में। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारी पूरी इकोनॉमी थी वो कौन सी इकोनॉमी बन गई थी, कॉलोनियल इकोनॉमी। एंड लास्ट सेमी फ्यूडल। सेमी फ्यूडल का मतलब है हमारी इकोनॉमी आधी कैपिटलिस्ट थी और दूसरी थी आधी फ्यूडल। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है अपने जहां पर कुछ प्राइवेट सेक्टर्स काम करते हैं, और सेमी फ्यूडल का मतलब होता है जहां पर लैंडलॉर्ड वाला रिलेशन था, जमींदारी सिस्टम था। तो हमारे देश में आप जैसे पढ़ सकते हो, इंडिया हैड अ सेमी फ्यूडल एंड सेमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। लैंड सेटलमेंट सिस्टम जैसे जमींदारी सिस्टम क्रिएट फ्यूडल रिलेशन, फ्यूडल मतलब लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाला रिलेशन था, और ओनली स्मॉल कैपिटलिस्ट सेक्टर एग्जिस्ट। उस टाइम पे कुछ सेक्टर ही डेवलप हो चुके थे। डन। तो 2 तरह की सेमी फ्यूडल, यानी कि कुछ कैपिटलिस्ट यानी प्राइवेट सेक्टर, एंड लैंडलॉर्ड जमींदारी सिस्टम था। डन डन। चलिए हमारा चैप्टर फिनिश। तो जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे सबसे पहले देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, और 7 में पहले एक बार लास्ट देख लेते हैं। एग्रीकल्चर के लिए हमने कौन सी कहानी पढ़ी, एग्रीकल्चर के लिए हमने पढ़ी कॉमर्स वाली कहानी। इंडस्ट्री के लिए पढ़ी हमने डी इंडस्ट्री वाली कहानी। फॉरेन ट्रेड की कोई कहानी नहीं थी, डेमोग्राफी की कहानी थी रेमो वाली। ऑक्यूपेशनल में प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी आ जाएगा, पॉजिटिव में मोनी वाली, और इसमें चंपू वाली। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। ओके, जय हिंद, जय